Good morning friends, welcome back all of you once again. In this video हम लोग आईएएस और जो पीसीएस से जुड़े जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उसको जिक्र करेंगे। इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स से परिचय कराया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको पहले से भी है, लेकिन इसका एक शॉर्ट रिवीजन। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, आरबीआई के अनुसार जो भुगतान संतुलन है, आखिर भुगतान संतुलन का क्या मतलब होता है? व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ भुगतान संतुलन? इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, बीओपी। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वास्तव में है क्या? तो आरबीआई के अनुसार भुगतान संतुलन एक सांख्यिकी विवरण है जो दर्शाता है कि एक अर्थव्यवस्था और बाकी दुनिया के बीच वस्तुओं, सेवाओं और आय में लेन देन। दूसरा, इसमें स्वामित्व में परिवर्तन और उस अर्थव्यवस्था के मौद्रिक, सोने, अन्य में परिवर्तन, विशेष आहरण जिसको एसडीआर कहते हैं, और विशेष शेष विश्व के वित्तीय दावों और देनदारियां। इसके अलावा बिना किसी हस्तांतरण के बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो लेन देन होता है, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जी हाँ, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको अगर कहा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कितना सा क्लासिफिकेशन है, तो उसको दो भागों में बांटा गया है। एक करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जनरली करंट अकाउंट जो होता है वो प्रतिदिन या फिर कर सकते हैं, जिससे कि आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसमें कि विजिबल इनविजिबल, जिसमें दृश्य अदृश्य मध्य शामिल होती है। इसके अलावा आपको ट्रांसफ़र पेमेंट, रेमिटेंस और अदृश्य सेवाएं, जैसे कि आपको सर्विस मिलता है, चाहे वो डॉक्टर सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, जो ऑनलाइन सुविधा हो सकता है, या फिर कोई पर्यटक भारत घूमने आ रहा हो, या भारत का व्यक्ति विदेश में घूमने जा रहा हो, तो इसमें जो लेन देन होता है उसको हम लोग चालू खाता में रखते हैं। जबकि पूंजीगत खाता देश के पूंजीगत व्यय और आय को दिखाता है। एक अर्थव्यवस्था में जो निजी सार्वजनिक निवेश, जो दोनों का जो चाहे जिसको एफडीआई, एफआईआई, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हो, वो सब पूंजीगत खाते के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसमें आप एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को जोड़ सकते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक से हो सकता है, आईएमएफ से हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा प्रदान किया गया या किसी विदेशी फंड के द्वारा या विदेशी एजेंसी के द्वारा अगर कोई अनुदान दिया जाता है, तो वो निश्चित रूप से पूंजीगत खाता नहीं, बल्कि आपको चालूवत खाता में रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर विदेशी ऋण पर दिया गया जो ब्याज है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा, चालूवत खाता में आता है। तो जिससे सरकार की लायबिलिटीज़ क्रिएट ना हो, एसेट की कमी ना हो, वो सब के सब जो है पूंजीगत नहीं बल्कि चालूवत खाता में आते हैं। त्रुटियां और चूक, कभी कभी भुगतान संतुलन संतुलित नहीं होता। इस असंतुलन को बीओपी में त्रुटियों और चूक के रूप में दिखाए जाते हैं। बीओपी को संपत्ति और देनदारियों से युक्त डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का उपयोग करके संदर्भित किया जाता है। हालांकि त्रुटियां और चूक भारत में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट है बेस रेट। अगला टॉपिक आपको बताया जा रहा है कि ये बेस रेट क्या है, आधार दर। देखिए, आधार दर दैट इज कॉल्ड बेस रेट। ओके, बेस रेट वास्तव में कहा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक निर्धारित न्यूनतम मिनिमम रेट है। ध्यान रहे, दिस इज मिनिमम रेट, जिसके नीचे बैंक अपने ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं होती है। क्रेडिट बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि आधार दर जो तय की गई है, बैंक अपने ग्राहकों को फंड
कि कम लागत पर पास करें। ओके। ऋण मूल्य निर्धारण, आधार दर और क्रेडिट जोखिम प्रीमियम के आधार पर उपयुक्त स्प्रेड को जोड़कर किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरे टॉपिक में, एसेट टर्नओवर अनुपात। एसेट टर्नओवर अनुपात किसी कंपनी की बिक्री या राजस्व के मूल्य और उसकी संपत्ति के मूल्य के बीच का अनुपात होता है। तो किसी भी कंपनी का बिक्री या राजस्व के मूल्य और उसकी संपत्ति के मूल्य के बीच की जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड एसेट टर्नओवर। यह दक्षता का एक संकेतक है जिसके द्वारा आप कंपनी के राजस्व उत्पन्न करने के लिए अपनी संपत्ति को तैनात कर रही है। परिसंपत्ति कारोबार अनुपात कंपनी के प्रदर्शन का एक निर्धारक भी हो सकता है। अनुपात जितना ही बेहतर होगा, जितना ही अधिक होगा, कंपनी उतना ही बेहतर होगी, क्योंकि राजस्व ज़्यादा होगा तभी एसेट टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगा। तो आमतौर पर इसकी गणना एक विशिष्ट वित्त वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है बेल आउट। सुना होगा आपने कि बेल आउट हो रहा है इस कंपनी का। शॉर्ट में कहें तो किसी भी कंपनी या देश को जो संभावित दिवालियापन के खतरे का सामना कर रही है, जैसे आप अभी श्रीलंका में देख रहे हैं, तो संभावित मतलब अभी अभी खतरे के डगर पर है। तो खतरे का सामना करने के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामान्य शब्द है, मतलब कोई खतरा का संभावना हो कि ये कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस में ना चला जाए, तो उसके लिए एक शब्द है बेल आउट। यह ऋण, नकद, बॉन्ड या स्टॉक खरीद का रूप ले सकता है। एक खैरात को प्रतिपूर्ति की आवश्यकता हो सकती है, मतलब आप इसको क्षतिपूर्ति कहिए या फिर कह सकते हैं कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पैसा दे देना, या नहीं भी हो सकता है। अक्सर इसके साथ अधिक से अधिक सरकारी पर्यवेक्षण और नियम जुड़े होते हैं। बेल आउट का कारण एक ऐसे उद्योग का समर्थन करना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है और लंबे समय तक वित्त संकट के कारण दिवालियापन होने के कगार पर हो सकता है। मतलब ऐसा होता है कि उसको अगर बेल आउट नहीं किया जाएगा, अगर उसको सहायता नहीं दी जाएगी, तो इससे क्या होगा, उससे जुड़े हुए जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे उससे जुड़ी हुई जो बहुत सारी कंपनियां हैं, वो घाटे में जा सकती है या हो सकता है उसका दिवालियापन निकल जाए। एक नेक्स्ट टॉपिक है धन गुणक। ये लास्ट टाइम यूपीएससी में पूछा गया था, मल्टीपल, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर। तो वास्तव में मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक, उस तंत्र को दर्शाता है जिसके द्वारा आरक्षित मुद्रा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का निर्माण करती है। यह फिर से दो चरों पर निर्भर करता है, दो बातों पर, जैसे कि मुद्रा जमा अनुपात और दूसरा आरक्षित जमा अनुपात। एक मुद्रा जमा अनुपात, दूसरा आरक्षित जमा अनुपात। देखिए इसके बारे में डिटेल से समझिए। M3 जैसा कि जानते होंगे, मनी मल्टीप्लायर, उसको समझने से पहले आपको M1, M2, M3, M4, M0 उसको समझना पड़ेगा, बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ M3 के बारे में बता रहा हूँ। M3 जो है वास्तव में एक व्यापक धन का एक उपाय है जिसमें जनता के पास मुद्रा और जमा राशि शामिल है। रिजर्व मनी फैक्टर रिजर्व मनी को दर्शाता है। इसमें आवश्यक रिजर्व और बैंकिंग सिस्टम के अतिरिक्त रिजर्व शामिल है। इसके अलावा जो भी रिजर्व शामिल है उसमें सब आते हैं। यदि रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित रिजर्व आवश्यकता बढ़ जाती है तो रिजर्व मनी मूल्य बढ़ेगा और फिर गुणक जो होगा वो डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी तरह यदि बैंक अधिक धन को अतिरिक्त भंडार के रूप में रखते हैं तो इसका धन गुणक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में मनी मल्टीप्लायर का सीधा मतलब होता है बाजार में कितनी ज़्यादा तरलता है, लोगों के अंदर खर्च करने की, मतलब एक तरह से नेचर कितना ज़्यादा है। क्योंकि आपने पढ़ा कि ये दो चीज़ों का रेशियो होता है, तो जितना ज़्यादा खर्च होगा, जितना ज़्यादा लोग सेविंग से हटेंगे, मनी मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बचत को बढ़ावा दिया जाए और वो बचत ऐसे क्षेत्रों में हो जो कि तरलता से जुड़ा ना हो, जैसे कि आप अगर एसेट किन लेते हो, सोना में अगर आप रिजर्व कर देते हो, तो ये मनी मल्टीप्लायर के लिए एक तरह से नुकसानदायक है।
मतलब एक तरह से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा। अब आते हैं, भारत में संबंधित बहुत से निवेश योजना चलाई जाती है। उस निवेश योजनाओं में आपको जानकारी होगा, तो उससे संबंधित कई मॉडल हैं। उसमें पहला मॉडल है हेराल्डोमा। यह मॉडल वास्तव में आर्थिक विकास, निवेश को बढ़ाने के लिए नीतियों पर, मतलब आर्थिक विकास अधिक से अधिक किया जाए, बचत को बढ़ाया जाए। अभी आपने सोचा कि बचत तो नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन बचत हो तभी वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि उस निवेश को तकनीकी विकास के माध्यम से और अधिक कुशल बनाया जा सकता है, उसको अधिक से अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास का कोई स्वाभाविक कारण तो होता नहीं है। कमोवेश वन सेक्टर मॉडल था, मतलब ये हेराल्ड डोमर जिसके बारे में आपने जाना, ये मतलब एक सेक्टर पे सेक्टर स्पेसिफिक पर बात करता है। और भारत में उपभोक्ता वस्तु पर निवेश आकर्षित करने में विफल रहा है, क्योंकि हमारे पास अच्छे पूंजीगत समान उद्योगों की कमी है। उसके बाद आता है फिर 1946 में एक सोलो स्वान मॉडल या नवशास्त्री मॉडल हेराल्ड डोमर का विस्तार था, जिसमें एक नया शब्द शामिल किया गया था, उत्पादकता वृद्धि, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात कर रही है। उसके बाद फिर आप महालनोबिस मॉडल तो सुने ही होंगे। लंबे समय तक महालनोबिस बड़ी चर्चा में था। तो लंबे समय में पूंजीगत जो सामान है उसके क्षेत्र में पर्याप्त उच्च क्षमता, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता में विस्तार किया जाए। मतलब इस मॉडल का सार था कि घरेलू उपभोग वस्तु क्षेत्र के निर्माण की दिशा में औद्योगिक निवेश के पैटर्न में बदलाव होना चाहिए। यह एक 2 सेक्टर मॉडल था, जिसके बाद 4 सेक्टर मॉडल में तब्दील हो गया। नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप में भी इसको जाना जाता है। और फिर फाइनली राव मनमोहन मॉडल, तो 1991 में नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू की गई, जिसको हम लोग एलपीजी पॉलिसी, एफडीआई की जो नीति में तब्दीली आई, और उसके बाद असीमित श्रम आपूर्ति द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया, प्रेरित निवेश मॉडल को बढ़ावा दिया गया, उत्तोलन निवेश मॉडल को बढ़ावा दिया गया, बचत निवेश को बढ़ावा दिया गया, मांग आधारित विकास मॉडल को फोकस किया गया, और खपत आधारित विकास मॉडल पर भी धीरे धीरे अब ध्यान देने लगा है। इसी के साथ अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं, मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। एक सांख्यिकी उपकरण है जिसका उपयोग अपने सामाजिक और आर्थिक आयामों में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। किसी देश की सामाजिक आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा की प्राप्ति के स्तर और उनके जीवन स्तर पर जुड़ी हुई है। यही है। अब हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं उन्माद, क्राइसिस। अर्थशास्त्र में उन्माद एक ऐसी स्थिति जब कोई भी ऐतिहासिक घटना भविष्य के आर्थिक मार्ग को प्रभावित कर रही हो। एक अर्थव्यवस्था में, इसको हिस्टोरेसिस बोलते हैं, एक अर्थव्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी से कम एक प्रभाव तो पड़ेगा ही, और समस्या लंबे समय तक बनी रहेगी। इस रोलिंग डाउन प्रभाव को हिस्टेरिसिस प्रभाव के रूप में भी जानते हैं। तो हिस्टेरिसिस प्रभाव के बारे में पूछा जा सकता है। तो समझ लीजिए, कोई भी ऐतिहासिक घटना अगर कोई घटित होती है तो उसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि सपोज सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो प्रभाव था वो आने वाले भविष्य के आर्थिक विकास को किस तरह से मोड़ डालेगी। जैसे अभी वर्तमान समय में अगर देखें तो रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये इतिहास घटना हो जाएगा, और आने वाले 50 साल बाद या 20 साल बाद या 10 साल बाद ही इसका क्या आखिर प्रभाव पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस प्रभाव। अब आते हैं, अभी बहुत चर्चा में है मूल्यह्रास। तो सीधा सा बात है कि मुद्रा का जो मूल्यह्रास है वो मतलब किससे जुड़ा हुआ है। क्या ये एक्सचेंज सिस्टम, जिसको आप समझते हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, मिक्स एक्सचेंज रेट। तो जनरली आप जब भी मूल्यह्रास की बात करें, यानी डेप्रिसिएशन की बात करें, तो इसका सीधा सा मतलब है मार्केट फोर्स इसको रेगुलेट करती है। तो एक अस्थायी विनिमय प्रणाली होती है। सबसे बड़ी बात कि जब भी बात होगी मुद्रा मूल्यह्रास की, तो ये अस्थायी विनिमय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तो किसी देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है, किसी देश खास करके डॉलर के रिस्पेक्ट में, ये मतलब कह सकते हैं कि रुपये का मूल्यह्रास का सीधा मतलब होता है कि डॉलर के मुकाबले
रुपया जो है कम मूल्यवान हो रहा है, मतलब अधिक रुपया चुकाइए और कम वस्तु खरीद रहे हैं आप। इसका सीधा सा मतलब है रुपया जो है पहले की तुलना में कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर जैसे उदाहरण देख लीजिए, अमेरिका का यूएस डॉलर, यूएसडी डॉलर 1 रुपये के बराबर हुआ करता था, एक समय था। फिर 70, अब यूएसडी 1 रुपये के बराबर है। 77 का सीधा अर्थ होता है, पहले अगर 70 रुपया था तो 1 डॉलर मिलता था, अब आप 77 रुपये चुका के आप 1 डॉलर ले रहे हैं, यानी 1 डॉलर को खरीदने में अब हमको ज़्यादा रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। तो इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है। भारतीय रुपये के मूल्यह्रास का प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक दोनों पर पड़ता है, लेकिन रुपये के गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक के लिए दो धारी तलवार है, ध्यान रहे, इसलिए मैंने इसे सकारात्मक और नकारात्मक कहा। देखिए, सकारात्मक सबसे अच्छी बात क्या है कि कमज़ोर रुपया जनरली थियोरेटिकली रूप से देखा जाए तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए कि इस निर्यात इसका बढ़ जाएगा। निर्यात का मतलब हम अपने वस्तुओं को आसानी से विश्व के मार्केट में बेच पाएंगे। लेकिन अनिश्चितता और कमज़ोर वैश्विक मांग माहौल में रुपये के जो बाहरी मूल्य हैं उसमें गिरावट उच्च निर्यात में तब्दील नहीं हो सकता है, क्योंकि मार्केट फोर्स जो है उसको हमेशा कंट्रोल करती रहेगी। तो आप सोचिए कि हम अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि एप्रिसिएशन कर दे, या डेप्रिसिएशन कर दे, तो डेप्रिसिएशन नहीं होता है यहाँ पर डिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो वो सरकारी कंट्रोल द्वारा होता है, लेकिन अक्सर हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है तो बाहरी मूल्य में गिरावट उच्च निर्यात में तब्दीली नहीं हो सकती है। अब नकारात्मक की बात करें तो चूँकि आपको पता होगा, इससे आयात तो महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपके रुपया का मूल्य बहुत गिर गया है। आपको अधिक से अधिक रुपया चुकाकर विश्व के मार्केट से छूट में गए तो आयात जो है आपको कम से कम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, बाहर कोई भी चीज़ अगर बाहर से आप खरीदेंगे तो वो अधिक उच्च कीमत पर आएगा, और इसका प्रभाव क्या होगा कि वो कस्टमर को भी ज़्यादा डिमांड पर मिलेगा, अर्थात कम चीज़ें अधिक कीमत, सीधा सीधा इसको आप मुद्रास्फीति से जोड़ सकते हैं। और केंद्र बैंक के लिए ब्याज दरों में रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखना बहुत मुश्किल बन सकता है, क्योंकि ब्याज दरें लगातार लंबी समय तक बनाए रखना, उच्च दर पर बनाए रखना मुद्रास्फीति के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कर सकते नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं विकास दर भी प्रभाव पड़ जाएगा। भारत अपनी घरेलू आवश्यकताओं को 2/3 से अधिक आयात के माध्यम से पूरा करता है, और जो देश लगभग 70 से 80% आयात पर टिका हुआ हो, उस देश के लिए मुद्रा ह्रास एक तरह से आयातित मुद्रास्फीति को बहुत बढ़ा देगा। तो आप ये सोच लीजिए कि मूल्य ह्रास आपके निर्यात को तो बढ़ाएगा, लेकिन उसकी तुलना में आप आयात ज़्यादा कर लीजिएगा, तो आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो आप करेंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ते हैं उसको आप असंतुलित कर दीजिएगा। इसके अलावा भारत जो है खाद्य तेल के शीर्ष आयातकों में से भी एक है, तो कमज़ोर मुद्रा जो होगा, जो क्रूड ऑयल है उसको, उसकी कीमतें और भी बढ़ा देगा, और उच्च खाद्य और भी मुद्रास्फीति को प्रमोट करेगी, ठीक है। मूल्यह्रास तो समझ गए। मूल्यह्रास मतलब एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट है। सीधा सीधा रुपये के मूल्यह्रास का मतलब है डॉलर के मुकाबले रुपया का मूल्यवान हो जाना, ठीक है, कम मूल्यवान हो जाना, जो समझ ही चुके होंगे। अब हम आते हैं कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है। एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में बाजार की ताकतें, खास करके मुद्रा की मांग आपूर्ति के आधार पर एक मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है, तो इसको हम लोग एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से जोड़ते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन का जस्ट अपोजिट होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। तो करेंसी एप्रिसिएशन में क्या हुआ, एक मुद्रा के मूल्य में दूसरी मुद्रा के संबंध में वृद्धि, सरकार की नीति, ब्याज दर, व्यापार संतुलन, व्यापार चक्र सहित कई कारण हैं जो मुद्रा के दूसरे मुद्रा के खिलाफ में उसको बढ़ावा देते हैं या कमज़ोर बना देते हैं। मुद्रा की सराहना मतलब एप्रिसिएशन किसी देश की निर्यात गतिविधि को हतोत्साहित कर देगी। जैसा कि आप जानते हैं, जब एप्रिसिएशन होगा तो मुद्रा का मूल्य जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो विश्व के मार्केट वाले लोग जो होंगे आपके सामान को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसको अधिक से अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आपके निर्यात में एक तरह से धक्का पहुँच सकता है। हालांकि आयात को कहीं ना कहीं इससे आप मतलब हतोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि इससे उत्पादकों और सेवाओं को खरीदना विदेशी लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। और एक होता है मूल्यह्रास बनाम अवमूल्यन। देखिए, यदि प्रशासनिक कार्रवाई से भारतीय रुपये का मूल्य कमज़ोर हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि डिवैल्यूएशन, जबकि मूल्यह्रास और अवमूल्यन के लिए एक प्रक्रिया अलग है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हालांकि दोनों का प्रभाव एक ही पड़ता है, लेकिन एक सरकारी कंट्रोल द्वारा होता है, दूसरा बाजार मार्केट फोर्स के द्वारा होता है।
तो भारत के द्वारा आपको पता होगा 1993 तक विनिमय की एक प्रशासित यानी सरकार कंट्रोल द्वारा उसको निर्धारित करती थी, निश्चित दर का पालन होता था। लेकिन अब हम लोग बाजार निर्धारित प्रक्रिया का या अस्थायी विनिमय दर का उस पर हम काम करने लगे हैं। चीन अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट फोर्स नहीं बल्कि उसको सरकारी कंट्रोल के द्वारा मुद्रा का डिवैल्यूएशन करता है, ताकि उसके अधिक सामान विश्व के मार्केट में पूरी तरह से छा जाए, फैल जाए। जैसे आपको पता होगा कि चाइना का जो माल है वो भारत में इसलिए बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि वो अपने देश की करेंसी हमेशा डिवैल्यूट करके रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगा तो बताइए, इसी तरह के वीडियो मैं और बनाऊँगा। थैंक यू।